नमस्कार। लेक्चर ट्री में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है 30 वर्षीय युद्ध के क्या कारण थे और स्वीडन को उससे क्या लाभ हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की और जान लेते हैं कि ये 30 वर्षीय युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई। तो 30 वर्षीय युद्ध की शुरुआत बोहेमिया में 1618 ईस्वी में हुई और धीरे धीरे ये सारे जर्मनी में फैल गया और 1648 ईस्वी तक चला। सारे पश्चिमी यूरोप में शासक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें शामिल हो गए थे। कभी युद्ध का स्वरूप धार्मिक रहा तो कभी राजनीतिक। कभी विभिन्न देशों ने अलग अलग समय पर विशेष रूप से युद्ध में हस्तक्षेप किया। इसलिए इस युद्ध को 4 कालों में विभाजित किया जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। बोहेमिया 1618 से 1625, डेनिश 1625 से 1629, स्वीडिश 1630 से 1635 और स्वीडिश फ्रेंच 1635 से 48 तक। तो जान लेते हैं आखिर ये 30 वर्षीय युद्ध होने का तत्कालिक कारण क्या था। देखा जाए तो इनका तत्कालिक कारण था पवित्र रोम सम्राट मैथियस द्वारा बोहेमिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास। हैब्सबर्ग वंश लगभग एक शताब्दी से बोहेमिया का आधिपत्य था, लेकिन बोहेमिया के चेक निवासी अभी तक अपने राजा द्वारा ही शासित हो रहे थे। और 1618 में जब बोहेमिया की गद्दी खाली हुई तो मैथियस ने अपने एक संबंधी स्टीरिया के ड्यूक फर्डिनेंड को यहाँ का राजा बनाने का षड्यंत्र किया। उसने बोहेमिया डायट को फर्डिनेंड का राजा बनाने के लिए बाध्य किया और बोहेमिया में लुथरवाद की स्थापना हो चुकी थी। सम्राट फर्डिनेंड ने जब प्रोटेस्ट लोगों को सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया तो उन्होंने खुला विद्रोह करने का निर्णय कर लिया और 1618 ईस्वी में सम्राट फर्डिनेंड ने 2 प्रतिनिधि उनसे वार्ता के लिए प्राग आए और वार्ता के दौरान चेक प्रोटेस्टेंट ने उन दोनों प्रतिनिधियों को खिड़की से नीचे फेंक दिया। यह सम्राट की सत्ता और कैथोलिक लीग की खुली चुनौती थी। प्राग में पवित्र रोमन सम्राट के मुख्यालय पर चेक लोगों द्वारा आक्रमण हुआ और फेडरिक ने सेना भेजकर इस विद्रोह को दबाने और अपनी अधिसत्ता बनाए रखने का प्रयास किया। सैनिक कार्रवाई से उत्तेजित होकर बोहेमिया वासियों ने सम्राट फर्डिनेंड को गद्दी से उतारने और नए राजा के निर्वाचन की घोषणा की। प्रोटेस्टेंट संघ के नेता प्लेस्टाइन ने इलेक्टर की बोहेमिया का राजा घोषित किया और जो फेडरिक पंचम के नाम से बोहेमिया की गद्दी पर बैठा। उसने प्रोटेस्टेंट संघ की ओर से बोहेमिया का सहायता दिलाई। डचों ने पैसों से सहायता की और ट्रांसिल्वानिया के राजा ने हैब्सबर्ग सेना के पीछे से आक्रमण किया। हैब्सबर्ग सम्राट फर्डिनेंड ने पोप से प्राप्त आर्थिक सहायता तथा स्पेन पर बवेरिया से प्राप्त सैनिक सहायता से 1620 ईस्वी में व्हाइट माउंटेन के युद्ध में बोहेमिया को परास्त किया और स्पेनी सेनापति टीला ने फेडरिक पंचम को बोहेमिया छोड़ने के लिए बाध्य किया और स्पेन की सेनाओं ने उसे अपने राज्य प्लेटिनेट से भी खदेड़ दिया। बोहेमिया युद्ध के 2 प्रमुख परिणाम निकले। पहला, स्पेन राइन क्षेत्र जम गया और उससे फ्रांस तथा डच नीदरलैंड के विरुद्ध अपनी स्थिति मजबूत कर ली। दूसरा, बोहेमिया पर हैब्सबर्ग सम्राट का प्रभुत्व स्थापित हो गया और वहां की क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया। फर्डिनेंड ने फिर अपने को बोहेमिया का सम्राट घोषित किया। लगभग आधे बोहेमिया कुलीनों की जमीन पर जब्त कर ली गई। उसने इस जमीन को या तो कैथोलिक चर्च और मठों को दान के रूप में दे दिया या उन साहसी लोगों को दे दिया जो उसकी सेवा में भर्ती हो गए थे और जो अब बोहेमिया का नया जमींदार वर्ग बन गया था। जेसुइट बोहेमिया की ओर दौड़ पड़े तथा मिशन, स्कूलों, अदालती प्रक्रिया और हत्या के द्वारा बोहेमिया का पूर्व कैथोलिकरण शुरू हुआ। ऑस्ट्रिया से भी, जिसने आरंभ बोहेमिया के विद्रोहियों का साथ दिया था, प्रोटेस्टेंटवाद को मिटा दिया गया। प्रोटेस्टेंटवाद का सितारा गर्दिश में था। 1621 ईस्वी में प्रोटेस्टेंट संघ भंग हो गया, किंतु अब अपने प्रोटेस्टेंट सहकर्मियों की रक्षा के लिए डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने हमले की और युद्ध का दूसरा दौर शुरू हो गया। वह न केवल जर्मन प्रोटेस्टेंट वर्ग के हित में वरन अपने हित में भी युद्ध में निर्णायक रूप से हिस्सा लेना चाहता था। वह जानता था कि कैथोलिक लोगों की विजय यदि पूर्ण हो गई तो वह भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेगा। वह लुथरवादी था और उसके राज्य का एक हिस्सा होल्स्टीन जर्मन राज्य में पड़ता था। वह जर्मन के कुछ धर्म प्रांतों पर कब्जा करके अपने छोटे बेटे के लिए एक राज्य का निर्माण करना चाहता था। यह राज्य तभी बचा सकता था जब प्रोटेस्टेंट लोग शक्तिशाली रहे। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड और नीदरलैंड से सहायता प्राप्त करने तथा रसलू के समर्थन का आश्वासन पाकर उसने रोमन कैथोलिक के नेता पवित्र रोमन सम्राट के विरुद्ध प्रोटेस्टेंटों के विरुद्ध का नेतृत्व करने के लिए आगे आया। पवित्र रोमन सम्राट फर्डिनेंड ने अल्बर्ट
वेलेंस्टाइन नामक प्रसिद्ध सैनिक सामंत के नेतृत्व में एक विशाल सेना क्रिश्चियन चतुर्थ के विरुद्ध भेजी और वेलेंस्टाइन ने यूरोप के विभिन्न देशों के लड़ाकू और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को संभावित लाभों को लालच देकर सेना में भर्ती करना शुरू किया। उसके पास अब 50,000 की एक शक्तिशाली और अनुशासित सेना थी। वेलेंस्टाइन और चिली की मिलीजुली सेना के सामने डेनमार्क की सेना टिक न सकी और क्रिश्चियन चतुर्थ को भागना पड़ा। कैथोलिक सेना बाल्टिक तट पर पहुंच गई। यदि पवित्र रोमन सम्राट के पास सामुद्रिक सेना होती तो डेनमार्क पर भी कब्जा हो सकता था। क्रिश्चियन को ल्यूबेक की संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार उसे जर्मन क्षेत्र से हटना पड़ा और कैथोलिक संपत्ति में से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, वेलेंस्टाइन की सेना जर्मनी को रौंद ही रही थी कि वो सारे जर्मन शासकों की शक्ति नष्ट करके सारे जर्मन पर सम्राट का एक छत्र प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। 1552 ईस्वी के प्रोटेस्टेंट लोगों के कैथोलिक चर्च की जो संपत्ति ले ली थी वो वापस लेने के लिए यही अच्छा मौका था। सम्राट पर दबाव डालकर संपत्ति की वापसी की घोषणा करवा दी गई। 2 आर्क बिस्पों, 1 दर्जन बिस्पों के क्षेत्र और सैकड़ों मठों और कैथोलिक का कब्जा शुरू हुआ, जिस पर प्रोटेस्टेंट लोगों ने कब्जा कर लिया था। इससे शिथिल और ढुलमुल प्रोटेस्टेंट शासक भी आतंकित हो गए थे। स्वीडन का शासक गुस्टावस एडोल्फ बहुत महत्वाकांक्षी और शासी शासक था। उसने स्वीडन की सीमाओं का विस्तार करते हुए बाल्टिक सागर के पूर्वी तटीय प्रदेशों पर कब्जा भी कर लिया था। वो बाल्टिक सागर को अपने प्रभुत्व में लाकर उसका एक स्वीडिश झील बना देना चाहता था, किंतु वेलेंस्टाइन की सेना उत्तरी जर्मनी को जीतते हुए बाल्टिक सागर के दक्षिणी तट पर पहुंच चुकी थी और एडोल्फ की सारी योजना पर पानी फिर रहा था और उसने ही राज्य की सुरक्षा खतरे में नजर आने लगी थी। दूसरी, वो कट्टर प्रोटेस्टेंट था और प्रोटेस्टेंट हितों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने प्रोटेस्टेंट राज्य के पक्ष में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। संयोग से फ्रांस एडोल्फ की हर तरह से मदद करने को तैयार था। फ्रांस का मंत्री रिसलू बर्बो वंश की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए पवित्र रोमन सम्राट को हराना आवश्यक मानता था। फ्रांस के समर्थन का आश्वासन पाकर और सेक्सेनी से समर्थन लेकर आश्वस्त एडोल्फ 1631 ईस्वी में दक्षिण बाल्टिक तट पर एक शक्तिशाली सेना के साथ उतरा और उसके साथ ही युद्ध का रुख ही बदल गया। सारे प्रोटेस्टेंट शासक एडोल्फ के कदमों में था। वो वियना पर हमला करने की योजना ही बना रहा था कि सम्राट के संकट काल में फिर वेलेंस्टाइन का आह्वान किया गया और एक बार फिर कैथोलिक सेना में नया जोश पैदा हुआ। ल्यूटजन नामक एक स्थान पर मुठभेड़ हुई और बाजी एडोल्फ ने ही मारी, लेकिन वो दुशासन की सीमा को पार कर रहा था और उसकी हत्या हो गई। जीत हार में बदल गई। एडोल्फ के अभाव में स्वीडन की सेना दक्षिण में इतने प्रांतों पर कब्जा बनाए रखने में असमर्थ थी और 1634 ईस्वी में स्वीडन को पराजित होना पड़ा। अजीब सी अनिश्चितता का वातावरण था, ना कोई विजेता था ना कोई पराजित। दूसरी ओर वेलेंस्टाइन भी एक षड्यंत्र का शिकार हो गया। वो धार्मिक कलह से उबरकर सहिष्णुता के आधार पर जर्मनी के लिए कोई स्थानीय प्रबंध करना चाहता था। कैथोलिक लोगों को सम्राट दोनों के लिए वह खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। अब पवित्र रोमन सम्राट समझौते की मन स्थिति में था। प्राग के एक समझौते की बात चल भी पड़ी थी, लेकिन इससे पहले कि दोनों पक्ष कोई निर्णय लेता, रिसलू ने निर्णय ले लिया। वो फ्रांस में अपने शासक की निरंकुश शक्ति को बनाए रखने और यूरोप में बुर्बो वंश को सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए कटिबद्ध था। इसी प्रतिज्ञा के लिए उसने फ्रांस के महत्वाकांक्षी हजूनों का दमन किया और इसी प्रतिज्ञा के लिए उसने पवित्र रोमन सम्राट और उसके वंश हैब्सबर्ग परिवार को नीचा दिखाना चाहा। वो स्वयं चर्च में पोप के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कार्डिनल था, इसलिए उसे राजनीतिक अपने देश फ्रांस और अपने शासक परिवार बुर्बो में दिलचस्पी था, धर्म ही नहीं। इसलिए निर्णायक घड़ी में 1632 ईस्वी में उसने 30 वर्षीय युद्ध में प्रोटेस्टेंट पक्ष से भी हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।